हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक छोटा सा पार्ट जिसे कहते हैं रीजन डिसीजन या फिर स्पीकिंग ऑर्डर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कुछ साल पहले देखा जाए तो ये थॉट प्रोसेस नहीं हुआ करता था कि एजुडिकेटरी बॉडीज को अपने डिसीजन के साथ कुछ रीजंस भी देने पड़ेंगे कि किस बेसिस पे उन्होंने ये डिसीजन दिया है, क्योंकि उस वक्त ये नेचुरल जस्टिस का पार्ट नहीं हुआ करता था और अकॉर्डिंगली ही एजुडिकेटरी बॉडीज जो थी वो ऑब्लिगेटेड भी नहीं थी कि वो अपने डिसीजंस के साथ अपने रीजंस भी दे कि किस बेसिस पे उन्होंने ये डिसीजंस दिया है। जनरली ये कोई रूल हुआ नहीं करता था कि हर एक एजुडिकेटरी बॉडी को अपने डिसीजन के साथ कुछ रीजंस भी देने पड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में पाया गया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज फेल हो गई थी रीजंस देने में, वो अथॉरिटीज जो थी उन्होंने अनलॉफुली एक्ट किया था। इवन हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में सेक्शन 4 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में भी ये लिखा गया है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वाजी जुडिशियल डिसीजंस को लेके जो भी वो रीजंस प्रोवाइड करे उन अफेक्टेड पर्संस के लिए, उनके लिए अपने डिसीजन के साथ उनका रीजंस भी प्रोवाइड करे। तो देखा जाए तो रीजंस देना एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन का फंडामेंटल भी माना जाता है। ये एक तरीके का सेफगार्ड का काम करता है आर्बिट्रेरीनेस के अगेंस्ट। अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी भी पर्टिकुलर मैटर को एक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक्सपीरियंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका जो मेंटल हैबिट है वो चेंज नहीं हो सकता फंक्शन टू फंक्शन। तो रीजंस देना वो एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देता है उस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे, खासकर उन मैटर्स पे जहाँ पे पर्सनल राइट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर एजुडिकेटर ऑब्लिगेटेड होता है अपने डिसीजंस के साथ अपने उस रीजंस को देने में कि किस बेसिस पे उसने वो डिसीजन दिया है, उसकी वजह से क्या होगा कि वो उस मैटर को बहुत अच्छे से कंसिडर करेगा, बहुत केयरफुली कंसिडर करेगा। तो ये जो कंडीशन दी गई है रीजंस देना, वो एक तरीके की क्लैरिटी लाता है, एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी लाता है एडमिनिस्ट्रेशन में और आर्बिट्रेरीनेस को कम करता है एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इसको हम एक केस के थ्रू समझते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी वर्सेस क्वाजामी जनाब अजमतल्ला सलामुल्ला। इस केस में एपेक्स कोर्ट ने यह ऑब्जर्व करा था कि कुछ ऐसे लर्नड जजेस हैं जो क्रिप्टिक और शॉर्ट ऑर्डर्स लिखते थे ताकि वो जो भी केसेस थे उनको जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ कर सके और पेंडेंसी को कम कर सके। लेकिन एपेक्स कोर्ट ने ये कहा कि जो इम्पोर्टेंस है रीजंस का, जो डिसीजन को सपोर्ट करता है, वो कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई भी जजमेंट फर्स्ट अपील में लिखी गई है बिना किसी फैक्ट्स के या बिना किसी रीजंस के, तो वो लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म के लिए ओपन रहेगी। और इस लैक ऑफ रीजनिंग की वजह से लिटिगेंट्स जो है वो पजल्ड हो जाते हैं और वो इस इंस्टीट्यूशन पे अपना फेथ लूज कर देंगे। तो फर्दर कोर्ट ने ये भी कहा जितने भी कोर्ट्स हैं जिनकी जजमेंट जो है वो अपील के लिए जाती है, उनको जजमेंट देने से पहले कुछ ऐसे फंक्शंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि जो भी डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन जो है रीजंस के बेसिस पे होना चाहिए, वो रीजंस जो है वो लिटिगेंट्स को पता होने चाहिए। जो भी डिसीजन लिया गया है वो फेयर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, आर्बिट्रेरीनेस और बायसनेस नहीं होनी चाहिए डिसीजन लेते वक्त। दूसरा केस आता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अतुल कृष्णा शॉ। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो रीजन डिसीजन है उसका सिर्फ पर्पस ये नहीं है कि वो सिटीजन्स को ये बता सके कि उनको जस्टिस मिल चुका है, जबकि वो एक तरीके का डिसिप्लिन है ट्रिब्यूनल के लिए भी। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ रीजंस हैं वो एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट माना जाता है जस्टिस का। अब दूसरा केस आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पासपोर्ट एक्ट 1963 के तहत जो अथॉरिटी थी उसको रिकॉर्ड करना थे अपने रीजंस, और वही रीजंस जो थे उसकी जो कॉपी थी वो देनी थी उस इंडिविजुअल को जिसका पासपोर्ट लिया गया था। अथॉरिटी ने उसको रीजंस देने से मना कर दिया और ये कहा कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो इस केस पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अथॉरिटी जो थी वो फाइनल अथॉरिटी नहीं थी कि वो ये डिसाइड कर सके क्वेश्चन कि उसको रीजंस डिस्क्लोज नहीं करने हैं इस पर्टिकुलर केस में कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। जस्टिस भगवती ने ये कहा कि रीजंस देना ये एक तरीके का हेल्दी चेक होता है किसी भी मिसयूज ऑफ पावर के अगेंस्ट, और ये भी कहा कि जो अथॉरिटी है उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कोर्ट को सारे मटेरियल्स उसके सामने रखते हुए कि रीजंस देना जो है वो क्लियरली पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और अगर अथॉरिटी कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाई तो अथॉरिटी को रीजंस डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। चौथा केस है रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्सेस जगदीश शरण वार्ष्णेय।
इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जो पर्पस है रीजंस को डिस्क्लोज करने का, वो ये है कि लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ पे। तो जब तक रीज़न डिस्क्लोज नहीं होंगे तो उस पर्सन को कैसे पता चलेगा कि अथॉरिटी ने वो माइंड अप्लाई किया है या नहीं किया है उस पर्टिकुलर मैटर में। तो रीजंस देना एक तरीके से वो आर्बिट्रेरियंस के चांसेस को कम कर देता है, इसलिए वो बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट मानी जाती है रूल ऑफ लॉ के लिए कि कुछ ऐसे रीजंस जो है वो डिस्क्लोज होने चाहिए जुडिशियल या फिर क्वाजी जुडिशियल ऑर्डर में। अब आता है महेंद्र लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने ये रूल किया था कि जो भी पावर्स है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन की, कि वो जो ऑर्डर पास करते हैं अंडर MRTP एक्ट के अंदर, वो क्वाजी जुडिशियल है नेचर में, और जो कमीशन है वो ऑब्लिगेटेड है कि वो पास करे सिर्फ स्पीकिंग ऑर्डर्स ही। अब हम आते हैं एडिक्वेसी ऑफ रीजंस पे। तो बेसिकली अथॉरिटीज़ जो हैं, जब भी वो कोई भी ऑर्डर्स देती हैं उसके साथ जो सपोर्ट में जो भी रीजंस हैं वो हमेशा से क्लियर और एक्सप्लिसिट होने चाहिए। इसको हम एक केस से समझते हैं, मोहम्मद यूसुफ वर्सेस फैज मोहम्मद के केस में एपेक्स कोर्ट ने डिसमिस कर दिए थे जितने भी ऑर्डर्स थे हाई कोर्ट के, और जो भी ऑर्डर्स ट्रायल कोर्ट ने पास करे थे, रिविजनल कोर्ट ने पास करे थे बिना किसी रीजंस के, उन सारे ऑर्डर्स को डिसमिस कर दिया था। और कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत वो लिमिटेड है, और हाई कोर्ट और एपेक्स कोर्ट जो है वो सेटिसाइड कर सकती है सारे ऑर्डर्स जो ट्रायल कोर्ट ने पास करे हैं और रिविजनल कोर्ट ने पास करे हैं, वो भी लिमिटेड ग्राउंड पे, जैसे इलीगैलिटी, इरेशनैलिटी एंड प्रोसीजरल इम्प्रोप्राइटी के बेसिस पे। अब हम आते हैं रीजंस बाय अपीलेट अथॉरिटी। तो सिमन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन को कंसिडर करा था कि क्या सारी एजुडिकेटरी बॉडीज़ जो हैं वो अपने डिसीजन के साथ रीजंस देती है जब भी कोई केस जो है लोअर बॉडी से हायर बॉडी पे जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट्स को कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस में कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे कि अगर लोअर अथॉरिटी जो है वो रीजंस नहीं देती है या कोई स्क्रैपी रीजंस दे देती है और उसी स्क्रैपी रीजंस को अपीलेट अथॉरिटी अफर्म करती है बिना कोई रीजंस दिए हुए, तो उस अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो बैड कंसिडर करा जाएगा। अगर कोई भी फैक्ट्स नोटोरियस है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के बेसिस पे जो भी रीजंस दिए गए हैं वो बहुत ऑब्वियस है और उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, तो जो भी, और रिवीजन अथॉरिटी ने भी कोई रीजंस नहीं दिए हैं, तो उस एक्शन को विशेट नहीं किया जा सकता। अगर लोअर अथॉरिटी कोई भी ऑर्डर देती है और उस ऑर्डर के साथ अपने रीजंस देती है, जो रीजंस कुछ सही भी होते हैं कुछ गलत भी होते हैं, तो अपीलेट अथॉरिटी को अपने डिसीजंस के साथ साथ वो रीजंस देने पड़ेंगे कि ये सारे रीजंस हैं जो लोअर अथॉरिटी की तरफ से दिए गए हैं और उससे अपीलेट अथॉरिटी एग्री करती है। और लोअर अथॉरिटी के ऑर्डर को रिवर्स करते वक्त भी अपीलेट अथॉरिटी को अपने रीजंस देने पड़ेंगे। और आखिर में आता है कि अपीलेट अथॉरिटी को जो भी डिसीजन ले उसको अपने तरफ से अपने रीजंस देने पड़ेंगे। तो अब हम आते हैं रिकॉर्ड ऑफ हेयरिंग पे। देखा जाए तो जो भी प्रोसीडिंग्स एजुडिकेटरी बॉडी के सामने होती है उनकी फुल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अगर फुल रिकॉर्डिंग नहीं होती है, राइट ऑफ अपील ईदर टू हायर ट्रिब्यूनल और टू एनी कोर्ट वो फुली इफेक्टिव नहीं होती है। अब हम आते हैं द वन हु डिसाइड्स मस्ट हेयर। तो ये जो मैक्सिम है इसका मतलब होता है कि जो इंसान उस केस को सुनता है उसी इंसान को डिसाइड भी करना चाहिए। तो ये जो हेयरिंग और डिसाइडिंग का फंक्शन जो है वो सेपरेट नहीं हो सकता है। बेसिकली देखा जाए तो मैक्सिम जो है ये स्ट्रिक्टली फॉलोड होता है जुडिशियल प्रोसेस में, जहाँ पे जजेस जो होते हैं वो सारे एविडेंसेस को सुनते हैं उस केस के या सारे केस के आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हैं, फिर उसके बाद उस मैटर को वो डिसाइड करते हैं। इसका बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं अगर हेयरिंग और डिसाइडिंग के फंक्शंस को जोड़ा जाए, और ये जो हेयरिंग और डिसाइडिंग के जो फंक्शंस है वो एक ही पर्सन परफॉर्म करे तो इससे क्या होता है कि जो कंसर्न पार्टी जो है वो अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स डायरेक्टली डिसीजन मेकर के सामने रख सकती है, और जो एजुडिकेटर है वो सारे केस को सुन भी सकता है, सारे एविडेंसेस उसके सामने रखे जा सकते हैं। तो इसके ये बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। लेकिन अगर किसी भी पर्टिकुलर केस को कोई और इंसान सुने और जो डिसीजन है वो कोई और दे, तो जो इम्पैक्ट है हेयरिंग प्रोसीजर का वो डाइल्यूट हो जाता है। ऐसे केसेस में जो डिसीजन मेकर होता है ना वो वाइकेरियसली एक्ट करता है, क्योंकि जो भी एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे वो दूसरे इंसान ने करें, और हेयरिंग ऑफिसर जो है वो अपने काम को सीरियसली लेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये मैटर जो है वो कोई और डिसाइड करेगा। इसकी वजह से वो सारी चीज़ों को मिस आउट कर सकता है जो अफेक्टेड पार्टी के फेवर में हो या फिर उस अफेक्टेड पार्टी के अगेंस्ट में हो।
लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि हेयरिंग और डिसीजनल फंक्शंस जो हैं दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब अगर एक पर्सन जो है इंक्वायरी होल्ड करता है तो दूसरा पर्सन उसका डिसीजन लेता है। रीज़न जो है इस प्रैक्टिस का वो ये है कि जज जो होता है वो डिवोटेड होता है एजुडिकेटिव फंक्शन की तरफ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में क्या होता है कि जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर होता है वही एजुडिकेटर होता है। तो अपनी एजुडिकेटरी फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के साथ साथ उसको और भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को भी डिस्चार्ज करना होता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर बिजी है अपने बहुत सारे फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में, तो वो क्या करता है अपने एक सबॉर्डिनेट को असाइन करता है हियरिंग फंक्शन, और ताकि वो जो सबॉर्डिनेट है वो उसके एजुडिकेटरी टास्क को डिस्चार्ज कर सके, उसके एजुडिकेटरी टास्क को परफॉर्म कर सके, और जो डिसीजन मेकिंग फंक्शन है वो अपने तक कन्फाइन रखता है। तो देखा जाए प्रैक्टिकली एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन में ये यूजुअल पोजीशन है कि एक सुनता है और दूसरा डिसाइड करता है। तो देखा जाए यूएसए एंड यूके में जो हेयरिंग एंड डिसीजन मेकिंग का फंक्शन है वो दो अलग अलग लोग परफॉर्म करते हैं, और ये बहुत ही वेल रिकग्नाइज्ड प्रैक्टिस है यूके एंड यूएसए में। इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग एंड डिसीजनल फंक्शंस के बीच में जो सेपरेशन है उसको एक्सेप्ट किया था प्रादियत कुमार बोस वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्टेट्यूटरी फंक्शनरी जो है उसके पास पावर है कि वो ऑफिसर को डिसमिस कर सकता है, बट वो ये नहीं कर, इसके बेसिस पे नहीं कर सकता कि उसने अपने फंक्शंस को डेलीगेट कर दिया है दूसरे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास कि वो इंक्वायरी करे और रिपोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रपोजिशन को एक्सेप्ट किया था और ये माना था कि डिसीजन मेकर जो है वो इंक्वायरी फंक्शन जो इंक्वायरी फंक्शन है वो किसी और ऑफिसर को डेलीगेट कर सकता है अपने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।